हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सो अच्छे होंगे। और लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में हमने क्या क्या सीख लिया था। हमने ये जान लिया था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस पे एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट रखता है। हमने सीखा था डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू। हमने ये भी जाना था कि रेवेन्यू की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें कवर नहीं है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, इसके स्कोप से क्या क्या चीजें बाहर है। हमने बहुत सारी चीजें लास्ट क्लास में कवर कर ली थी, राइट। आज की क्लास में हम जो कवर करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम कवर करने जाएंगे रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सेल ऑफ गुड्स में, सेल ऑफ गुड्स के केस में हम किन कंडीशंस के सेटिस्फाई होने पर, किन कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। अब सेम चीजें आती हैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के केस में, हम रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं ना, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के केस में हम रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। तो मैं रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज नहीं लिख रही, मैं सीधा सर्विस लिख रही हूँ। अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो हमें कौन सी कंडीशंस को देखना चाहिए कि वो फुलफिल हो गई हैं, तो हम सर्विस से रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लें। क्योंकि सर्विस के केस में कोई गुड्स तो होता नहीं जो हम कहें कि भाई गुड्स ट्रांसफर हो गया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, है ना। ऐसी चीजें तो नहीं होती। तो ऐसा क्या हम क्राइटेरिया रखें या किस बेसिस पे हम रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करें, हम वो चीजों को आज देखेंगे। तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में ना रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने के दो तरीके होते हैं। क्या दो तरीके होते हैं? पहला तरीका होता है प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, और एक होता है आपका कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। एक होता है प्रोपोर्शनेट और एक होता है कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड। अब सर्विस किसी भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, या छोड़ो मैं आपसे बात कर रही हूँ, यूपीएससी की कोचिंग आप लोग लेते हो, राइट। अब आप यूपीएससी की जब कोचिंग लेने जाते हो तो उसमें आपने देखा होगा कई प्लान होते हैं कि भाई 3 लाख रुपए फीस दे दो, ठीक है, 3 लाख रुपए फीस दे दो। ये पूरा कॉम्बो है, प्री प्लस मेंस प्लस आपका इंटरव्यू सब प्रैक्टिस कराया जाएगा। ये इतने का मान लो पैकेज है, ये पूरा कॉम्बो है। और ये जो पूरी प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी ना, ये पूरी प्रिपरेशन जो कहीं 1 साल में तो होगी नहीं, ये 3 साल का है, 3 इयर्स का है। मतलब आप आफ्टर ग्रेजुएशन इसको ले लो, 1 साल आपको पूरा प्री का तैयार किया जाएगा। ये इस तरीके से इसकी वैलिडिटी है। अब मुझे बताओ, ये पूरी सर्विस जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यूपीएससी का जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये पूरी सर्विसेज आपको जो प्रोवाइड करेगा वो कितने सालों में प्रोवाइड हो पाएगी? 3 साल लग जाएंगे तब जाके ये सर्विस प्रोवाइड हो पाएगी, है ना। 3 साल लगेंगे तब जाकर ये सर्विस कंप्लीटली प्रोवाइड हो पाएगी, या कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर मैं पूछूं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा, तो आप मुझसे कहोगे कि मैम ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा 3 साल बाद, है ना। 3 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा जब ये हमें सारी चीजें प्री के कोर्सेज करवा देंगे, मेंस के करा देंगे, और इंटरव्यू के भी जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, जो भी चीजें हैं वो हमें सारी बता देंगे, तब जाके 3 साल में कंप्लीट होगा। तो भाई 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, लेकिन रेवेन्यू तो हमें हर साल रिकॉर्ड करना है। ईयर 1 में भी करना है, ईयर 2 में भी करना है, और ईयर 3 में भी करना है। अब बात आती है कि हम इस रेवेन्यू को कैसे रिकॉर्ड करें। तो हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि भाई हम इसको प्रपोर्शनेट कर लेते हैं। क्या करते हैं? प्रपोर्शनेट कर लेते हैं। तो हम ये मानेंगे जो 3 लाख की सर्विस है, 3 लाख रुपए की जो फीस है, उसको हम क्या करेंगे, हर साल डिवाइड बाय 3 हम मानेंगे 1 लाख रुपए की फीस हर साल, 1 लाख रुपए की सर्विस हर साल हमें प्रोवाइड की जा रही है। तो 1 लाख हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख हम यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, और 1 लाख इस रिकॉर्ड। तो प्रपोर्शनेट सर्विस मेथड में क्या होता है, प्रपोर्शनेट सर्विस मेथड में हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं जितनी की सर्विस हमें प्रोवाइड कर दी गई है। क्योंकि कोचिंग में ये सर्विस कितनी सर्विस हमें प्रोवाइड कर दी गई है अभी तक ना, ये थोड़ा सा पता करना मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं, टाइम बेस ले लेते हैं, ठीक है ना, कि भाई मैंने ये कहा था कि मैं आपको पूरा कोर्स 18 महीने में कराऊंगी, ठीक है। अब 18 महीने में कराऊंगी तो मानी हुई बात है कि 12 महीने का जो कोर्स है, 12 महीने जो कवर है, जो अकाउंटिंग का जितना पीरियड पड़ेगा, उसमें मैंने उतना प्रपोर्शनेट कोर्स करा दिया होगा। 18 महीने में अगर फुल कोर्स होता है तो 9 महीने में आधा कोर्स हो रहा होगा, है ना। यही बात है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रपोर्शनेट
जितनी सर्विस कंप्लीट हो गई है ना, प्रोपोर्शनेट सर्विस कंप्लीशन मेथड पे जितनी सर्विस कंप्लीट हो गई है उतने का हम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट मेथड क्या है? कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जनरली जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं। वो विद इन अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं। क्या होते हैं? विद इन अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाते हैं। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? शॉर्टर पीरियड के लिए होते हैं। पहली चीज तो क्या होते हैं? शॉर्टर पीरियड होता है, यानी कि विद इन अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाएगा? ये विद इन अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही कंप्लीट होगा हम अपनी सर्विस से रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। हम अपनी सर्विस से रेवेन्यू को क्या कर लेंगे? रिकॉर्ड कर लेंगे कि भाई हाँ, हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है। कहा गया हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी है, हमारी सर्विस कंप्लीट हो गई है, हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं एक 4 महीने का कोर्स लेकर आई, ठीक है, या मैं एक कोर्स लेके आई 3 महीने का। ठीक, मैंने कहा 3 महीने पढ़ो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पूरा कंप्लीट कराती हूँ। 3 महीने आप मेरे से लाइव क्लासेस लोगे, मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट करा दूंगी। मैंने ये आपसे बात की, ठीक है। अब 3 महीने में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट कर, जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासेस कंप्लीट होगी, मैंने आपको अपनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, आपने ले ली, मैं अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? इस तरीके से होता है। अब प्रपोर्शनल जो करने का तरीका है ना, वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कि यहाँ मैंने आपको यूपीएससी कोचिंग का दिया। अब मान लो प्रपोर्शनल जो सर्विस है, मैं आपको और कोई लॉन्ग टर्म सर्विस प्रोवाइड करती हूँ, उसमें भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, है ना, बहुत सारी सर्विसेज हैं। अगर वो सर्विस ब्रेकेबल है एंड आइडेंटिफेबल है, तो मैं उस बेसिस पे भी सर्विस को रिकॉर्ड कर सकती हूँ। चलो देखो पढ़ते हैं क्या लिखा है। पहला आता है प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। क्या है? प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। क्या कहता है? इन दिस मेथड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। डिग्री ऑफ कंप्लीशन के बेसिस पे हम सर्विस को रिकॉर्ड कर लेते हैं। जितना हमारी सर्विस कंप्लीट हो गई है उस हिसाब से हम कर लेते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था ना कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में, उसके बेसिस पे। ठीक है, performance consists execution of more than one act, revenue is recognized proportionately by reference to performance of each act। अगर परफॉर्मेंस में एक से ज्यादा एक्ट आपको करना है तो हम रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? जितना एक्ट हम परफॉर्म कर चुके होंगे उसके बेसिस पे करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आप जो ये एग्जांपल लिया, इससे मैंने ये क्या माना है कि 33.33% सर्विस फर्स्ट ईयर में प्रोवाइड हो गई होगी, 33.33% सर्विस नेक्स्ट ईयर में, और 33.33 सर्विस लास्ट ईयर में प्रोवाइड करेंगे। इस हिसाब से मैंने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया था। ठीक है, अब मैं आपको मान लो एक और कॉम्बो बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगी। अब बात जो मैंने कहा, मैंने क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करने को कहा? मैंने कहा कि भाई इस सर्विस प्रोवाइड में मैं आपकी कंपनी का ऑडिट करूंगी, ठीक है, उसकी रिटर्न फाइल करूंगी, ठीक है। मैंने कहा कि इसके साथ साथ उसकी जो कुछ आरओसी फाइलिंग होती है एमसीए की साइट पे वो भी करूंगी, प्लस आपका जो आपके पार्टनर्स है उनकी रिटर्न भी फाइल करूंगी। मैंने कहा इतना सारा काम मैं करूंगी। अभी 4 एक्ट थे, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कौन सा एक्ट होगा? पार्टनर्स की भी रिटर्न फाइल करूंगी। ठीक है, मैंने कहा ये 4 चीजें हैं। अब एक बात बताओ, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? मैं ना उस कंपनी का या उस पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म, मैंने इस पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहले क्या करूंगी? ऑडिट करूंगी। ठीक है, मैंने क्या किया? उस पार्टनरशिप फर्म का सबसे पहले ऑडिट किया। उसके बाद मैं उस पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न फाइल करूंगी। मान लो कुछ आरओसी कंप्लायंसेस करने थे, मैंने उसके फिर कुछ आरओसी कंप्लायंस करे, सबसे लास्ट में पार्टनर की रिटर्न को फाइल करूंगी। कैसे फाइल करूंगी? पार्टनर्स की रिटर्न को फाइल करूंगी। ये 4 काम मैं करूंगी और ये इसी सीक्वेंस होगा। सबसे पहले ऑडिट होता है, ऑडिट के बाद ही इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है। सबसे पहले ऑडिट होगा, फिर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होगी, फिर कुछ आरओसी डॉक्यूमेंट जो फाइल होने होते हैं वो होगा, और पार्टनरशिप की रिटर्न आरओसी डॉक्यूमेंट साइमल्टेनियसली हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। अब ये 4 काम है ना, ये 4 काम है, 1 2 3 4 है। ठीक है, मोर देन 1 एक्ट है, मुझे 4 एक्ट परफॉर्म करना है। ऑडिट का भी करना है, रिटर्न फाइलिंग का भी करना है, आरओसी फाइलिंग भी करनी है, और पार्टनर्स की रिटर्न फाइलिंग। ये 4 एक्ट मुझे करना है। अब इस 4 एक्ट में क्या हुआ? मान लो इस 4 एक्ट में मेरे को जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना था, मैंने ना ये 2 एक्ट कर दिए। ठीक है, मैंने ये 2 एक्ट कर दिए। तो अगर मैंने ये 2 एक्ट कर दिए तो मैं ये मानती हूँ कि भाई मेरे ने 50% सर्विस प्रोवाइड कर दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं मानती हूँ 50% सर्विस प्रोवाइड कर ली, तो मैं 50% रेवेन्यू को क्या कर लूंगी? रिकॉग्नाइज कर लूंगी।
ऐसे ही अगर एक किसी कॉन्ट्रैक्ट में, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में मोर देन वन एक्ट परफॉर्म करने हैं, तो आप जितने एक्ट को परफॉर्म कर चुके हो उसके बेसिस से भी आप निकाल सकते हो कि आपने कितनी सर्विस परफॉर्म कर ली, क्या डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, और आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट। अब आते कंप्लीट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। इन दिस मेथड revenue is recognized in the statement of profit and loss when rendering of service under contract is completed। कब रिकॉर्ड करते हैं? जब रेंडरिंग ऑफ सर्विस जो है अंडर कॉन्ट्रैक्ट वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है? अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वो कंप्लीट हो जाती है और सब्सटैंशियली कंप्लीट हो जाती है। अगर पूरी भी कंप्लीट नहीं हुए तो छोटा मोटा अगर कोई काम वाम बचा है तो वो बचा है, अदरवाइज सब्सटैंशियली कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, एंड सर्विस आर परफॉर्म इन मोर देन अ सिंगल एक्ट। ठीक है, अल्टरनेटिवली दूसरी बात है, अगर सर्विस आर परफॉर्म इन मोर देन अ सिंगल एक्ट, एक एक्ट से ज्यादा में अगर सर्विसेज परफॉर्म करनी है, एंड सर्विसेज येट टू बी परफॉर्म आर सो सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द ट्रांजैक्शन टेकन एज ए होल that performance cannot be deemed to have been completed until the execution of those act। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया था, किसी को सर्विस प्रोवाइड करी थी कि भाई आप आ जाओ, मेरी ये पर्टिकुलर मशीन जो है, ये जो पर्टिकुलर मशीन है, मशीनरी जो है वो खराब हो चुकी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, आप आ जाओ, आप इस मशीनरी को आके ठीक करो। तो पहला तो ये था कि मशीनरी ठीक करनी थी। ठीक है, दूसरा मैंने कहा कि इस मशीनरी को इस पॉइंट से निकालकर आपको एक दूसरी जगह इंस्टॉल करना है। ठीक है, इस मशीनरी को यहां से निकाल के दूसरी जगह आपको इंस्टॉल करना है। तो उसे रिपेयर करना था, रिपेयर करने के बाद उसको दूसरी जगह उसको इंस्टॉलेशन करनी थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मशीनरी ना समझो, एक एसी था। ठीक है, क्या था? एक एसी था, राइट, एसी था। ठीक है, एसी को लिए मैंने बोला भाई इसको रिपेयर करो प्लस इसका ना इंस्टॉलेशन करो। क्या करो? इंस्टॉलेशन करो। अब इसमें दो एक्ट है। ठीक है, इंस्टॉलेशन करो, यहां से हटा के इस एसी को दूसरी जगह इंस्टॉल कर दो। ठीक है, दो एक्ट है, रिपेयर भी करना है, इंस्टॉल भी करना है, तो दो एक्ट हो गए। अब क्या हुआ, वहां से कोई आया, मतलब जिसको सर्विस परफॉर्म करनी थी, सर्विस प्रोवाइडर आया, उसने मशीनरी को रिपेयर कर दिया। मशीनरी को रिपेयर कर दिया लेकिन मशीन को इंस्टॉल नहीं किया। मशीन को मतलब उस एसी को दूसरी जगह इंस्टॉल नहीं किया। अब एसी रिपेयर हो गया है, अगर वो दूसरी जगह इंस्टॉल नहीं होगा तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं उस एसी की ठंडी हवा ले सकती हूँ? क्या मैं उस एसी को यूज कर सकती हूँ? क्या मैं उस सर्विस को कंप्लीट मानूं? क्या मैं कह सकती हूँ कि मैंने जो सर्विस कही थी वो कंप्लीटली प्रोवाइड हो गई है? डेफिनेटली नहीं हुई, क्योंकि भाई रिपेयर के बाद जब तक वो एसी इंस्टॉल नहीं होगा मेरे तो किसी काम का ही नहीं है। मेरे तो किसी काम का ही नहीं है। ठीक है ना, मेरे किसी काम का है क्या? मेरे ऑफिस तो चलाते ही नहीं है, मैडम एसी नहीं है, गर्मी लग रही है, ये है वो रिपेयर हो गए 10 दिन पड़ा रहे, क्या मतलब है? सर्विस को आप कंप्लीट नहीं मान सकते। तो वही लिखा है, अल्टरनेटिवली सर्विस आप परफॉर्म मोर देन अ सिंगल एक्ट, अगर सिंगल एक्ट से ज्यादा परफॉर्म करनी थी और सर्विस में अभी भी कुछ परफॉर्म करने को रह गया है, सर्विस में अभी भी कुछ परफॉर्म करने को रह गया है और वो इतना सिग्निफिकेंट है उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कि परफॉर्मेंस कैन नॉट बी डीम टू बी कंप्लीटेड, उसको हम कंप्लीटेड तब तक नहीं मान सकते जब तक कि वो एक्ट ना हो जाए, जब तक कि वो एक्ट ना हो, जब तक यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ एसी नहीं हो जाएगा मैं उसे कंप्लीट नहीं मान सकती। रीजन इज दैट क्योंकि मुझे उसका यूज ही करते नहीं बन रहा है। तो हम रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करेंगे? जब भैया वो आके कंप्लीट कर जाएगा, एसी वाला आके जब वो कंप्लीट कर जाएगा तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी, तब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, तभी जाकर वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकता है, तभी जाके वो रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल को फिर से समझना। ठीक है, ये मिस्टर ए हैं जिनको मैंने कहा था कि आप आइए एसी रिपेयर करिए और इंस्टॉल करिए, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किसने कहा था? ठीक है, मैंने कहा था। ठीक है, मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा था। ठीक है, मैंने उनसे चीज कही थी। तो अब मिस्टर ए कब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे? मिस्टर ए तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे जब वो ये दोनों सर्विस मुझे प्रोवाइड कर देंगे। जब तक ये दोनों सर्विस मुझे प्रोवाइड नहीं करते तब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं मानूंगी और वो भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं मान सकते और सर्विस के लिए रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। दस रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन सोल और फाइनल एक्ट टेक्स प्लेस एंड सर्विस बिकम्स चार्जेबल, तभी वो सर्विस चार्जेबल होगी। समझ में आ गया?
तो बहुत सिंपल है रेंडरिंग ऑफ सर्विस के मेथड में। दो तरीके के मेथड हैं। पहला मेथड क्या है? पहला मेथड होता है प्रोपोर्शनल कंप्लीशन मेथड, जिसमें सर्विस कंटिन्यूस बेसिस से प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको पैकेज प्रोवाइड करते हैं 2 साल का, 3 साल का, वहां पे आप देखोगे वो लगातार 2 साल 3 साल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे प्रोपोर्शनल बेसिस, भैया 1 साल में इतना सर्विस हमने प्रोवाइड कर दिया तो इतना आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। कंप्लीशन मेथड जनरली शॉर्ट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट विद इन अकाउंटिंग पीरियड। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब हम उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मान लो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें मल्टीपल एक्ट है, और वो जो एक एक्ट जो बचा हुआ है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना आप उस सर्विस को कंप्लीट नहीं मान सकते। तब तक जब तक नहीं मान सकते तो जब तक वो एक्ट प्रोवाइड नहीं कर दिया जाएगा तब तक आप सर्विस को कंप्लीट नहीं मानोगे और रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बात आती है इंटरेस्ट की। भाई पहली चीज, आपको कोई इंटरेस्ट क्यों देता है, ठीक है। किसी को क्या पड़ी है कि आपको कोई इंटरेस्ट देगा? इंटरेस्ट इंसान इसलिए देता है क्योंकि वो आपके पैसों को यूज करता है। क्यों देता है? क्योंकि वो आपके पैसों को यूज करता है ना। वो आपके पैसों को बैठ के यूज कर रहा है तो वो आपसे कहता है कि भाई ले इंटरेस्ट ले ले, क्योंकि मैं तेरे पैसे को यूज कर रहा हूं तो तू क्या ले ले, तू इंटरेस्ट ले ले। यही होता है ना, तभी वो देता है। फोकट में कोई किसी को कुछ नहीं देता। तो इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट द चार्जेस जो पे किए जाते हैं फॉर द यूजेस ऑफ मनी, ठीक है। चार्ज फॉर द यूज ऑफ कैश रिसोर्सेस और अमाउंट्स ड्यू टू द एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो आ जाओ क्या होता है देखते हैं। देखो, आओ जाओ एग्जांपल देते हैं, समझना, ठीक है। अब मान लो ये मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स है। अभी मिस्टर एक्स ने क्या किया, एक कंपनी है ABC, इस कंपनी ABC को 1 लाख रुपए डिपॉजिट करवाए। और कंपनी छोड़ो, अब कंपनी में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। मान लो बैंक में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कराए। अब एक बात आपको भी पता होगी, इतना आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, पढ़ रहे हो, इतना आपको नॉलेज है कि हम बैंक में जो भी पैसा डिपॉजिट कराते हैं बैंक उस पैसे को यूज करता है, बैंक उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है। तो बैंक अल्टीमेटली मिस्टर एक्स के पैसे को क्या कर रहा है? बैंक अल्टीमेटली क्या करता है? मिस्टर एक्स के पैसे को यूज कर रहा है ना। बैंक आगे इस पैसे को या तो किसी और को उधार दे देगा, एज ए लोन दे देगा, ठीक है। या बैंक इस पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, या बैंक कुछ भी करेगा, बट इस मनी को कौन यूज करेगा? ये जो मनी है, ये जो मनी है वो कौन यूज करेगा? बैंक यूज करेगा ना। तो दिस मनी is used by bank, right? तो this money is used by bank, क्योंकि बैंक आपके पैसे को यूज कर रहा है, बैंक आपके पैसे को यूज कर रहा है, तो बैंक क्या कहेगा, भाई मैं आपके पैसे को यूज कर रहा हूं तो आप मेरे से क्या ले लो, इंटरेस्ट ले लो। तो बैंक इसके लिए मिस्टर एक्स को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, ठीक है, इंटरेस्ट देगा। अब आपको एक बात तो पता होगी, जो इंटरेस्ट होता है वो किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है? इंटरेस्ट किस हिसाब से कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है वो टाइम बेस्ड होती है ना, टाइम बेस्ड होती है, राइट ना। टाइम बेस्ड इंटरेस्ट ले लो बोलता है, मान लो उसने बोला आप इंटरेस्ट ले लीजिएगा इस पे एट द रेट ऑफ 10%, टाइम बेस्ड होती है, राइट। तो अगर मैं कहूँ इस पूरे पे साल भर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या बोलोगे? 1 लाख का 10%। भैया कि इस पे हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 10,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बात आती है कि ठीक है इंटरेस्ट तो मिलेगा, लेकिन हम इस इंटरेस्ट को कब अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? हम इस इंटरेस्ट को कब अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे? तब जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा तब, या मतलब इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा तब, या अक्रूवल बेसिस पे? किस बेसिस पे हम इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करेंगे? देखो इंटरेस्ट को ना जो हम रिकॉर्ड करते हैं किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं? इंटरेस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है अक्रूवल बेसिस पे, ठीक है ना। इंटरेस्ट आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस। ऑन अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है? देखो मैं बताती हूँ ऑन अक्रूवल बेसिस का क्या मतलब। मान लो आपने बैंक में ये जो 1 लाख रुपए डिपॉजिट करे थे, वो 1 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे 1 नवंबर 24 को, ठीक है, 1 नवंबर 24 को। अब 1 नवंबर 24 से आप गिनोगे तो कितना इंटरेस्ट अक्रू हो जाएगा? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
5 महीने का इंटरेस्ट आपको इस साल मिलेगा, है ना। 5 महीने का इंटरेस्ट इस साल का आपका होगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे 1 लाख का 10% 5 महीने के लिए, ठीक है ना। 1 लाख का 10% 5 महीने के लिए निकालो कितना होगा। 10,000, 10,000 को डिवाइड बाय 12 कर दो। 50,000, 50,000 को डिवाइड बाय 12 करो, कितना आएगा। 50,000 डिवाइड बाय 12। तो भैया आप कहोगे कि इस साल मैंने जो इंटरेस्ट कमाया वो 4,166.67 रुपीज कमाया, ठीक है। तो आप इसको कब बुक में अक्रू करोगे, आप इसको अक्रू करोगे बुक में कब रिकॉर्ड कर लोगे, 31 मार्च को रिकॉर्ड कर लोगे। कब कर लोगे, 31 मार्च को अपनी बुक में रिकॉर्ड कर। तो इंटरेस्ट को हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, अक्रूवल बेसिस पे। देखो क्या लिखा है, इंटरेस्ट अक्रू ऑन टाइम बेसिस डिटरमाइंड बाय अमाउंट आउटस्टैंडिंग एंड रेट एप्लीकेबल। भैया इंटरेस्ट अक्रू होता है टाइम बेसिस पे, बिल्कुल सबको पता है, ठीक है। और इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ना, जितने अमाउंट का हमने पैसा दिया हुआ है, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी रेट एप्लीकेबल होता है वो। वही हमने भी यहाँ पर किया हुआ है, किया हुआ है कि नहीं, किया हुआ है ना, ठीक है। तो हमें इंटरेस्ट कब अक्रू होगा, जितना भी हमारा अक्रू होगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे 31 मार्च को। 5 महीने का अक्रू होगा तो हम 5 महीने का उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, अब मैं इंटरेस्ट का पहले आती हूँ डिविडेंड पे। कंपनी आपको डिविडेंड क्यों देती है, कंपनी आपको डिविडेंड इसलिए देती है क्योंकि आपने कंपनी के शेयर खरीदे। अब कंपनी के जब आपने शेयर खरीदे तो अल्टीमेटली आपने क्या किया, कंपनी को पैसा ही तो दिया है, कंपनी को पैसा ही तो दिया है। देखो एक बात बताओ मुझे, एक बात आप मुझे बताओ, ठीक है। ये मिस्टर वाई है, ठीक है ना। मिस्टर वाई ने एक कंपनी है ABC, ठीक है। इसके जो शेयर थे वो थे 10 रुपए के, ठीक है। इसके 10,000 शेयर खरीदे, कितने शेयर खरीदे, 10,000। यानी मिस्टर वाई ने कितने रुपए दे दिए, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपए ना। 1 लाख रुपए मिस्टर वाई ने किसको दे दिए, कंपनी को देते। तो ये पैसा कौन यूज करेगा, ये पैसा कौन यूज करेगा, यूज्ड बाय कंपनी, यूज्ड बाय कंपनी, ठीक है। तो मिस्टर वाई ने क्या किया, कंपनी को इन्वेस्टमेंट करी है ना कंपनी में, तो वही है। ये क्या है, ये रिवॉर्ड है। क्यों मिलता है भैया आपको ये रिवॉर्ड, क्यों मिलता है आपको ये रिवॉर्ड, ये रिवॉर्ड आपको इसलिए मिलता है क्योंकि, क्यों मिलता है रिवॉर्ड, क्योंकि आपने कंपनी के शेयर में क्या किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि आपने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है इसलिए आपको ये रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। लिखा भी है, क्या लिखा है, रिवॉर्ड फ्रॉम द होल्डिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। क्योंकि आपकी शेयर्स में होल्डिंग है, आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, यानी कि अल्टीमेटली आपने कंपनी को पैसा दे रखा है। तो डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन शेयर आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंटिल, अंटिल कब तक नहीं रिकॉर्ड करते, अंटिल अंटिल राइट टू रिसीव द पेमेंट इज एस्टैब्लिश्ड। जब तक राइट रिसीव ना हो जाए कि आपको पैसा मिलेगा, जब तक ये राइट एस्टैब्लिश ना हो जाए कि आपको पैसा मिलेगा, तब तक आप रिकॉर्ड नहीं करते। अब बात आती है भैया ये कब एस्टैब्लिश होगा कि हमें पैसा मिलेगा, ये कब एस्टैब्लिश होगा पैसा मिलेगा। देखो कंपनी आपको हमेशा डिविडेंड देगी, ऐसा कंपनी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। मिस्टर वाई कंपनी को ये नहीं कह सकते कि मैंने आपकी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 10,000 शेयर्स मैंने आपकी कंपनी के खरीदे हैं, इसलिए मुझे ईयर एंड पे 31 मार्च पे इस पर डिविडेंड चाहिए। मिस्टर वाई ये नहीं कह सकते। कंपनी डिविडेंड देना कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, कंपनी चाहे तो डिविडेंड दे, कंपनी चाहे तो डिविडेंड ना दे। तो कंपनीज आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे डिविडेंड। ये तो बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं फिर बता दूं, कंपनीज आर नॉट ऑब्लाइज्ड टू पे डिविडेंड। कंपनी के ऊपर कोई कंपल्शन नहीं। लेकिन अगर आपने डिपॉजिट किया है कंपनी के साथ, आपने बैंक में FD करी है, तो दे आर ऑब्लाइज्ड टू पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे करना ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा। अगर आप कंपनी के भी बॉन्ड खरीदते हो, कंपनी में अपने पैसे को डिपॉजिट करते हो, मैं फिर कह रही हूँ बॉन्ड खरीदते हो या कंपनी में पैसे को डिपॉजिट करते हो, कंपनी के डिवेंचर्स खरीदते हो, ऐसा कुछ करते हो, तो वहां पे कंपनी के पास ऑब्लिगेशन है कंपनी के ऊपर कोई इंटरेस्ट पे करे।
लेकिन अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंपनी के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपको डिविडेंड देने की। तो भाई जब कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है ही नहीं तो आपको पता ही नहीं है ना कि कंपनी कब डिविडेंड देगी। तो भैया जब कंपनी डिक्लेयर कर दे कि वो इतने का डिविडेंड मांग रही है, ठीक है, इतने का डिविडेंड वो बांट रही है, और वो कंपनी बताती है एक रिकॉर्डिंग डेट बताती है, एक रिकॉर्डेड डेट बताती है, तो उस पर्टिकुलर डेट पे जिस जिस होल्डर के पास शेयर्स होते उनको मिलेगा। तो आप क्या उस पर्टिकुलर डेट पे होल्डर थे? आप चेक करो, अगर आप उस पर्टिकुलर डेट पे होल्डर थे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर दे, ठीक है, और वो दे ये डिक्लेयर करेगी भाई इस पर्टिकुलर डेट पे मेरे पास जो भी शेयर होल्डर है मैं उनको डिविडेंड दूंगी। तो अगर आपका राइट कब स्टैब्लिश होगा? आपका राइट डिविडेंड स्टैब्लिश कर डिविडेंड मिलने का तब स्टैब्लिश होगा जब आप उस पर्टिकुलर डेट पर कंपनी के होल्डर हो गए। तो भैया राइट टू रिसीव पेमेंट स्टैब्लिश हो जाए तभी। ऐसा नहीं हवा चल रहा है कि हाँ कंपनी एबीसी डिविडेंड देगी देगी देगी, साल तो पक्का देगी और आपने रिकॉर्ड किया, नहीं, कंपनी एबीसी बकायदा बकायदा डिक्लेयर करेगी, वो बोलेगी, उसकी बोर्ड में एनुअल जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग में वो उसको रेटिफाई कराएगी, सब कराएगी, बकायदा पास करेगी रेजोल्यूशन कि हाँ कि हम डिविडेंड दे रहे हैं। जब ये रेजोल्यूशन पास हो जाए, आ जाए, ठीक है, तभी आप मानोगे कि कंपनी डिविडेंड दे रही है। तो राइट होना चाहिए रिसीव करने का, अगर राइट नहीं है, स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, तो आप डिविडेंड रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है रॉयल्टी, चार्जेस फॉर द यूज ऑफ सच एसेट। रॉयल्टी क्यों मिलती है? एक नो हाउ, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। Royalties accrue in accordance with the terms of relevant agreement and are usually recognized on the basis. Unless having regard to substance of the transaction, it is more appropriate to recognize revenue on some other systematic and rational basis. देखो, अब बात आती है रॉयल्टी की, हम रॉयल्टी कब करेंगे? देखो रॉयल्टी में क्या है, मान लो, देखो रॉयल्टी का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ वरना ना रॉयल्टी आपके लिए कंफ्यूजिंग ना बन जाए। देखो रॉयल्टी में क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मिस्टर ए ने ना बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, सब कुछ थे, इन्होंने एक नो हाउ स्टेब्लिश किया, इन्हें एक नो हाउ बनाया, मतलब इनको पता है पर्टिकुलर किसी चीज को बनाने का कोई तरीका था, नो हाउ इन्हें स्टेब्लिश किया, और इस नो हाउ को इन्होंने किसको दे दिया? इस नो हाउ को इन्होंने दे दिया कंपनी XYZ को दे दिया। अब कंपनी XYZ ने मिस्टर ए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और इसके बदले कंपनी XYZ मिस्टर ए को क्या देगी? मिस्टर ए को रॉयल्टी देगी। क्या देगी? रॉयल्टी देगी। अब बात आती है कि कंपनी कैसे मिस्टर XYZ को रॉयल्टी देगी, किस बेसिस पे देगी? कि भाई ऐसा है क्या कि हम आपको हर साल 1 लाख रुपए दे देंगे, या हम आपको जो रेवेन्यू होगा उसका 1% दे देंगे, या कोई और है? तो भाई रॉयल्टी का ना एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हम किस बेसिस पे देंगे। तो ये हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट हो, ठीक है, ये फिक्स्ड अमाउंट हो, ठीक है, ये हो सकता है आपका फिक्स्ड अमाउंट प्लस वेरिएबल हो, यानी कुछ परसेंटेज ऑफ सेल हो, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ सेल हो। भाई हम आपके अनुभव को यूज करके बना रहे, जो भी सेल होगा उसका सर्टेन परसेंटेज हम आपको एज ए रॉयल्टी पे करेंगे, ठीक है, या सिर्फ एज ए परसेंटेज ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल हो, ठीक है ना, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सेल हो। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये कुछ भी। तो ये आपको कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट पता चलेगा। आपको कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ेगा, उस बेसिस पर डिटरमाइन करना पड़ेगा कि भाई रॉयल्टी क्या अमाउंट की दी जाएगी। तो आपने बोला कि परसेंटेज ऑफ सेल दी जाएगी, अगर बोला गया कि 100 करोड़ की सेल है और हम इसका 1% आपको रॉयल्टी देंगे, यानी कितनी रॉयल्टी मिलेगी? 1 करोड़ की रॉयल्टी मिस्टर ए को उस साल मिल जाएगी, ठीक है। अब बोला है भाई ये जो सेल है, ये सेल कौन सी होनी चाहिए? सेल कौन सी होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई ये जो सेल होगी ना, वो सेल होनी चाहिए एज पर ऑडिटेड स्टेटमेंट, सेल होनी चाहिए एज पर ऑडिटेड स्टेटमेंट। ऑडिटेड स्टेटमेंट के हिसाब से जो सेल होगी उस सेल का 1% देंगे, ठीक है। इस तरीके से कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में बात लिखी हुई है, तो 1 करोड़ का मिस्टर ए को रॉयल्टी दी जाएगी। अब बात आती है कि भैया ऑडिट तो लेट होगा क्योंकि पहले 31 मार्च को बुक क्लोज होंगी, फिर फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट्स वो फाइनल होंगे, फिर ऑडिट होगा, तो एक लेट टाइम पे जाके रिस्टोर, बट इस तरीके से आप इसको क्या करोगे? निकालोगे, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो वही लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसको निकाला जाता है।
ठीक है, चलिए, ठीक है ना। रॉयल्टी अक्रूज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ रेलिवेंट एग्रीमेंट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट एग्रीमेंट। अब रेलिवेंट एग्रीमेंट में ये भी हो सकता है कि रॉयल्टी साल में एक बार पे की जाएगी या रॉयल्टी क्वार्टरली पे की जाएगी, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो टर्म्स एंड एग्रीमेंट में ना कुछ भी हो सकता है कि क्वार्टरली पे करेंगे कि मंथली बेसिस पे रॉयल्टी पे की जाएगी, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप रॉयल्टी को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। चलिए, हो गया। अब आगे आते हैं। अब कुछ ज्यादा चीजें बची नहीं है। अब आपने देख लिया कि सर्विस रेंडर कर रहे हो तो कैसे होगा, इंटरेस्ट के केस में आप रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, डिविडेंड के बेसिस पे कब करोगे, ठीक है, या आपका ये रॉयल्टी के केसेस में कब करोगे, ठीक है, कब करोगे, राइट। अब आता है सेल ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के केस में आप कब सेल को रिकॉग्नाइज करोगे, ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस कब करोगे भाई, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे क्या होता है, देखो, मिस्टर ए है, ये सेलर है, और मिस्टर बी जो है वो बायर है। ये क्या है, ये सेलर है, राइट, और ये क्या है, ये बायर है, ये बायर है, ये सेलर है, ये बायर है। अब क्या हुआ, अब देखो हुआ क्या, देखना हुआ क्या। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा एक काम करो, ठीक है, तुम्हें इतना ही डाउट है इस प्रोडक्ट पे, तो एक मिक्सर ग्राइंडर था ना, एक मिक्सर ग्राइंडर था, क्या था, एक मिक्सर ग्राइंडर था, ठीक है, मान लो एक मिक्सर ग्राइंडर था। उन्होंने कहा अगर तुम्हें इतने डाउट है तो तुम ये मिक्सर ग्राइंडर ले जाओ, क्या बोला, ये मिक्सर ग्राइंडर ले जाओ, तुम यूज करके देखो, तुम क्या करो, तुम यूज करके देखो, पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना। क्या बोला, तुम ये मिक्सर ग्राइंडर ले जाओ, यूज करके देख लो, पसंद आ जाए तो दे देना, नहीं पसंद आए, पसंद आ जाए तो रख लेना, और नहीं पसंद आए तो दे देना। अब मिस्टर ए मिस्टर बी को, मिस्टर बी जो थे, मिस्टर ए से मिक्सर ग्राइंडर लिया, घर आए, यूज किया, उन्हें पसंद आ गया, पसंद आया। मान लो ये मिक्सर ग्राइंडर जो था वो मान लो दिया था 10 नवंबर को, मैंने ए ने बी को दिया था, तो मिस्टर बी पहुंचे, ठीक है, मिस्टर बी पहुंचे मिस्टर ए के पास, ठीक है, या कॉल किया, और 15 नवंबर को मिस्टर बी बोलते हैं भाई आई लाइक द ग्राइंडर, क्या, आई लाइक द ग्राइंडर, मुझे ना वो मिक्सर पसंद है, मुझे वो मिक्सर पसंद है, वो मिक्सी में रख रहा हूँ, मिक्सर में रख रहा हूँ। तो मिस्टर बी ने क्या किया, मिस्टर ए को अप्रूवल दे दिया ना कि भाई हाँ वो मिक्सर मुझे पसंद है, मैं उसे रख रहा हूँ, तो अप्रूवल मिल गया। अगर पसंद नहीं आता तो मान लो 15 नवंबर को मिस्टर बी कहते भाई मुझे नहीं, मिक्सी नहीं पसंद आई, मुझे मिक्सर ग्राइंडर नहीं पसंद है, नंबर 1 बकवास है, मुझे नहीं रखना, तुम इसको ले जाओ। क्या बोलते, मिस्टर बी बोलता कि तुम इसको ले जाओ, मुझे नहीं रखना, मिस्टर बी बोलते मुझे पसंद नहीं आया, तो वो क्या करते, रिजेक्ट कर देते। अब उन्हें अप्रूव कर दिया, क्योंकि अप्रूव कर दिया मिस्टर बी ने, तो 15 नवंबर को क्या होगा, मिस्टर ए इसको 15 नवंबर को क्या रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ठीक है, अप्रूवल दे दिया, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अगर अप्रूवल नहीं दिया होता, अगर अप्रूवल नहीं दिया होता तो क्या होता, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है ना, वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको रेवेन्यू की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब आपके केस एक दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, मैडम ये एक बात बताओ, एक बात बताओ कि अगर मिस्टर बी बताए ही ना, मिस्टर बी बताए ही ना कि उन्हें मिक्सर ग्राइंडर पसंद है या नहीं है, तो बेचारे मिस्टर ए हमारे क्या करेंगे, मिस्टर बी बताए ही नहीं। तो देखो, एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है, ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर बी मिक्सर ग्राइंडर लेके 6 महीने तक बैठे रहें और 6 महीने बाद आकर मिस्टर ए से बोले मिस्टर बी कि भाई मुझे तेरा मिक्सर ग्राइंडर नहीं पसंद आया, तो मिस्टर ए वापस ले लेगा मिक्सर ग्राइंडर, क्या मिस्टर ए मिक्सर ग्राइंडर वापस लेंगे, कि 6 महीने से मिक्सर ग्राइंडर लिए बैठे हो, अपने घर का सारा काम कर लिया, आज उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो तुम आके बोलते हो कि तुम्हें मिक्सर ग्राइंडर पसंद नहीं है और तुम मुझे वापस करो, ऐसा करेगा, क्या मिस्टर ए वापस लेंगे, नहीं लेंगे।
देखो तो एक रीजनेबल टाइम होता है, अगर उस रीजनेबल टाइम ने मिस्टर बी ने अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं दिया, अगर उस रीजनेबल टाइम में मिस्टर बी ने अप्रूवल या रिजेक्शन नहीं दिया तो क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा कि आपको माल पसंद है और आपने माल रख लिया है और मिस्टर ए सेल को रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर मान लो इसमें मिक्सर ग्राइंडर को यूज करने के लिए दिया, फिर 10 दिन में बता दो, 20 दिन में बता दो, 15 दिन में बता दो, 15 दिन के हिसाब से भी लूंगी तो 25 नवंबर तक एक रीजनेबल पीरियड है ना, अप टू 25 नवंबर एक रीजनेबल पीरियड है। रीजनेबल पीरियड में मिस्टर बी बता दें, अगर रीजनेबल पीरियड के अंदर अंदर मिस्टर बी ने नहीं बताया तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए कहेंगे भैया 15 दिन निकल गए, मिस्टर बी का कोई जवाब नहीं आ रहा, तो मिस्टर ए कहेंगे 26 नवंबर को मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। अब आप कहोगे मैडम पैसे लिए कि नहीं, भाई साहब पैसे तो ले ही होगा। मिस्टर ए ने ये कहा होगा कि एक काम करो ले जाओ, 4000 का मिक्सर ग्राइंडर है, नहीं पसंद है मुझे वापस कर देना, पैसे वापस ले जाना, ये बात हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, 25 नवंबर तक जब उसने कोई कंफर्मेशन नहीं दी तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। ठीक है, मैं रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। देखो क्या लिखा है, रेवेन्यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज अंटिल गुड्स हैव बीन फॉर्मली एक्सेप्टेड बाय द बायर। आप रेवेन्यू तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक गुड्स फॉर्मली बायर के द्वारा एक्सेप्ट ना हो, यानी बायर कहता है कि मुझे गुड्स पसंद है मैं रख रहा हूं। ठीक है, द बायर हैज डन एन एक्ट adopting the transaction, the time period of rejection has lapsed or where no time has been fixed, reasonable time has lapsed। ठीक है, ये बायर ने कोई ऐसा एक्ट किया हो जिससे ये लग रहा हो कि बायर ने अप्रूव कर दिया है, बायर को वो गुड्स पसंद आ गए। फॉर एग्जाम्पल मैं गई थी, ठीक है, मैं गई एक जीन्स खरीद के लाई, अब मैंने वो जीन्स या एक जैकेट खरीद के लाई, फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो, मैं एक लेदर जैकेट खरीद के लेके आई और मैंने कहा कि भाई पसंद नहीं आएगा तो मैं ये गुड्स आपको लौटा दूंगी, तो दुकानदार ने कहा ठीक है मैडम आपको पसंद आया तो आप लौटा देना। अब मैं वो जैकेट लेकर आ गई, घर आ गई, अब क्या हुआ, मैं उसी जैकेट को 3 दिन बाद या 4 दिन बाद पहन के उस दुकानदार के पास पहुंच गई, फिर कुछ खरीद रहे। अब एक बात बताओ, सेम जैकेट पहन के 4 दिन बाद मैं उसी दुकान पे पहुंच, तो उस जैकेट को पहन के उसी की दुकान पे पहुंच रही हूँ, दूसरा प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, दूसरे ये खरीद रही हूँ, कपड़े खरीद रही हूँ, तो क्या है, ये एक्ट है ना कि भाई मुझे वो गुड्स पसंद आ गया, मैंने एक एक्ट किया जो ये दिखा रहा है कि मुझे वो गुड्स पसंद है। अगर नहीं पसंद होता तो मैं सीधे लेके पहुंचती मुझे पसंद नहीं है वापस करो, मैं उसी दुकान पहन के पहुंच रही हूँ, दूसरे प्रोडक्ट खरीद रही हूँ, यानी कोई एक्ट ऐसा कर दिया जो ये दिखा रहा है कि आपने अडॉप्ट कर लिया, आपने अप्रूवल दे दी है। पहला, अब जैसे कि मैंने यहाँ बताया था 25 नवंबर तक मान लो उसको देना था, ठीक है, या एक बताना था कि आप गुड्स पसंद आया या नहीं। 25 नवंबर निकल गई, मिस्टर बी ने बताया ही नहीं, तो जब नहीं बताया, टाइम लैप्स्ड हो गया रिजेक्शन का, तो हम ये क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे सेल अप्रूव्ड है, ये गुड्स को अप्रूव कर दिया है, या कोई टाइम फिक्स ही नहीं था, है ना, तो कोई रीजनेबल पीरियड वो हम मान लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, आई होप सो इट इज के लिए। पहला, फॉर्मली बायर एक्सेप्ट कर ले तो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर दोगे, बायर कोई ऐसा एक्ट करे जिससे लग रहा है कि बायर ने अप्रूव कर दिया, जैसे कि मैं जैकेट पहन के शॉप में पहुंच गई। दूसरा, एक टाइम डिसाइड था 10 दिन के अंदर अप्रूवल देनी थी, बायर ने 10 दिन के अंदर अप्रूवल नहीं दी, तो 11वें दिन सेलर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेगा। चौथी कंडीशन, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया था, बायर ने कोई फिक्स टाइम नहीं दिया था, उसने कहा था यूज कर लो, पसंद ना आए तो लौटा देना। तो अब कोई पर्टिकुलर एक रीजनेबल टाइम होता है ना, 10 दिन 15 दिन, वो अगर वो रीजनेबल टाइम निकल गया तो भी आप सेल को रिकॉर्ड कर लोगे, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, चलिए समझ आ गया। आगे, गुड्स सोल्ड सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन एंड इंस्टॉलेशन। आज के समय में in case installation complex and significant to able to use the goods in an intended manner, the revenue should not be recognized until installation is satisfactorily completed। देखो आज के समय बहुत सारे गुड्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट टू इंस्टॉलेशन होते हैं, ठीक है, जैसे कि एसी, आप एसी जाओ शॉप पे जाओ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की एसी खरीद लो, घर ले आओ, लेकिन उसका जो इंटेंडेड यूज है कूलिंग का, वो आप तब तक नहीं कर सकते जब तक एसी इंस्टॉल ना कर दे, और आप घर लाकर खुद एसी को इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐसा करते हो क्या, एसी खरीद के ले आए, खुद ही ड्रिल किया, एसी को दीवार में फिट किया, पीछे इसके आउटलेट से जोड़ा, सब किया और एसी चालू कर लिया, ऐसा करते हो? नहीं, बाकायदा इंजीनियर्स आते हैं, बाकायदा टेक्नीशियंस आते हैं, वो एसी को इंस्टॉल करके जाते हैं। ठीक है,
तब जाके वो एसी इंटेंडेड यूज के लिए तैयार होता है। तो भैया अगर ऐसा कोई गुड्स है जिसके इंटेंडेड यूज के लिए उसका इंस्टॉलेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसा कोई गुड्स है जिसके इंटेंडेड यूज के लिए उसका इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, तो आप क्या करोगे, तब तक रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक कि वो एसेट इंस्टॉल नहीं हो जाता फॉर इट्स इंटेंडेड यूज। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। एक आता है सेल एंड रीपरचेज अरेंजमेंट। सेल एंड रीपरचेज अरेंजमेंट, आई डोंट नो आपने कभी सुना है या नहीं सुना है। सेल एंड रीपरचेज अरेंजमेंट क्या होता है? देखो मैं आपको बता रही हूँ, सेल एंड रीपरचेज अरेंजमेंट में पता क्या होता है। देखो हाँ, मेरे हिसाब से आपने ना शायद ही इसके बारे में कहीं सुना होगा या पढ़ा तो जरूर होगा, 11th-12th में पढ़ा होगा या मैं कहूँ ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा होगा, बट आपको याद है या नहीं ये बड़ी बात है। देखो मैं बताती हूँ क्या होता है सेल एंड रीपरचेज अरेंजमेंट। सेल और रीपरचेज अरेंजमेंट में क्या होता है, ये मिस्टर ए है, ठीक है, ये मिस्टर बी है, राइट। ये दोनों परम मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। मिस्टर ए मिस्टर बी बहुत अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर ए की जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो कुछ अच्छी नहीं है, ठीक है। इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कुछ अच्छी नहीं है, मतलब डामल डोल सी चल रही है, ऐसी ही है, ठीक ठाक नहीं है, पैसों की थोड़ी सी तंगी है, सब कुछ है। इनको पैसा चाहिए, इनको क्या चाहिए, इनको पैसा चाहिए। इनके पास एक मशीनरी थी, ठीक है ना। इनके पास क्या थी, इनके पास एक मशीनरी थी, ठीक है। इनके पास एक मशीनरी थी, अच्छी बड़ी मशीनरी थी। इनका जो काम था वो उसका था स्टोन कटिंग का, जो होता है ना पहाड़ काट के जो कंक्रीट बनाई जाती है, उसका कुछ बिजनेस था इनका। थ्रेशिंग शायद बोलते हैं, उसका बिजनेस था। उनके उसकी मशीनरी थी इनके पास मशीनरी थी। और क्या था, मिस्टर ए को पैसा चाहिए था, ठीक है। मिस्टर बी इनके परम मित्र थे, अच्छे दोस्त थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, इस मशीनरी को ना सेल कर दिया मिस्टर ए को। क्या कहा, इस मशीनरी को सेल कर दिया मिस्टर ए को, इसको सेल कर दिया, ठीक है। इसको सेल किया तो मिस्टर बी ने मिस्टर ए को क्या किया, मान लो सेल किया इस मशीनरी को, अच्छी महंगी मशीनरी थी, सस्ती मस्ती नहीं थी, तो मान लो इसके 80 लाख रुपए मिल गए। एक बात बता रही हूँ, शायद ये भी कम ही होंगे, मुझे कॉस्ट का अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो मशीनरी सेल करी, मिस्टर बी को सेल कर दी, मिस्टर बी को सेल करी, तो मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर बी ने पैसे दे दिए, ठीक है। मिस्टर बी ने मशीनरी के बदले में 80 लाख रुपए दे दिए। अब क्या हुआ, उसके बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सेम मशीनरी, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से सेम मशीनरी क्या कर ली, रीपरचेज कर ली। मिस्टर ए ने कहा मिस्टर बी से, मिस्टर ए ने वो मशीनरी को क्या कर लिया, रीपरचेज कर लिया। क्या कर लिया, रीपरचेज, रीपरचेज, ठीक है। फिर से समझो, मिस्टर ए मिस्टर बी परम मित्र थे। मिस्टर ए के पास एक मशीनरी थी, वो मशीनरी उन्होंने क्योंकि उनको पैसे चाहिए तो मशीन उन्होंने मिस्टर बी को सेल कर दी। मिस्टर बी ने उन्हें 80 लाख रुपए दे दिए। और फिर सेम मशीनरी जो उसने सेल करी थी मिस्टर ए ने, सेम मशीनरी जो सेल करी थी मिस्टर ए ने, उन्होंने क्या की, वो सेम मशीनरी उन्होंने मिस्टर बी से खरीद ली। अब जब आप कहोगे मैडम पहले तो सेल करी फिर खरीद ली, फिर फायदा क्या हुआ, बेटा फायदा ये हुआ, ये जो मशीनरी सेल करी है ना इन्होंने, अभी ये जो मशीनरी सेल करी है ना, ये मशीनरी को जब वो रीपरचेज करते हैं, ये जो रीपरचेज होता है ना, ये रीपरचेज जो होता है वो किस पे होता है पता है, ये जो रीपरचेज होता है, ये रीपरचेज होता है ऑन इंस्टॉलेशन, ऑन ईएमआई, ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। किस पे होता है, इंस्टॉलमेंट पे होता है, ऑन इंस्टॉलमेंट। वो मशीनरी को परचेज करेंगे दोबारा, लेकिन मिस्टर ए इसके बदले मिस्टर बी को इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे। कैसे पैसे देंगे, इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे। तो बेसिकली ये एक फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। क्या है, फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है। यहाँ कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, इस केस में कोई भी रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा। तो सेल एंड रीपरचेज ऑफ मशीनरी में सेम मशीनरी सेल की जाती है और फिर से रिपरचेज की जाती है। और ये जो मशीनरी है ना, ये जहां की तहां ही खड़ी थी, ये कहीं नहीं गई, ये मिस्टर ए के प्रमाइस में थी, मिस्टर ए के प्रमाइस में ही रही, ऑन पेपर ही मिस्टर बी को ट्रांसफर की गई, बी के अकाउंट से ए के अकाउंट में पैसे आ गए, फिर ऑन पेपर ही मिस्टर ए ने मिस्टर बी से खरीद ली और इंस्टॉलमेंट में उसके पैसे वो मिस्टर बी को देते रहेंगे। क्या करते रहेंगे, देते रहेंगे। इस तरीके से इनकी फाइनेंशियल
जो फाइनेंशियल चाहिए था, जो फाइनेंस चाहिए था, वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या लिखा है देखो। सच अरेंजमेंट कंसिडर टू बी अ फाइनेंसिंग अरेंजमेंट, इसको फाइनेंसिंग अरेंजमेंट माना जाता है। नो सेल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, कोई सेल रिकॉग्नाइज नहीं की जाती, भाई कोई सेल हुई नहीं है। इंस्टेड बोरोइंग शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक्स ऑफ सेलर। इसके अलावा क्या रिकॉग्नाइज है, इस यहाँ पे सेल रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, बल्कि ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी से पैसे बोरो किए। कितने बोरो किए? 80 लाख रुपए बोरो किए हैं। यहाँ पे मशीनरी की सेल रिकॉर्ड ना करने की बजाय क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? बोरोइंग रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा मिस्टर बी, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बोरो आया है। किससे आया पैसा? मिस्टर बी से आया हुआ पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया जाएगा? यहाँ पे बोरोइंग रिकॉर्ड की जाएगी, ना कि सेल। ठीक है, चलिए अब आता है ट्रेड डिस्काउंट एंड वॉल्यूम रिबेट। देखो आपको पता है डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। क्या होता है? एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। अब इन दो डिस्काउंट में से ना एक डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड किया जाता है और एक डिस्काउंट को बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, क्या होता है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? वैसे तो आप लोगों को पता होगा, वैसे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो देखो। डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, और एक होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? देखो मैं ट्रेड डिस्काउंट बताती हूँ। हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आप लेने गए, क्या बताऊं, फॉर एग्जांपल आप लेने गए कर्टेन, कर्टेन्स लेने गए आप। ठीक है, आप घर के लिए पर्दे लेने गए, कर्टेन्स लेने गए। अब आपने क्या किया? कर्टेन्स खरीदे, कर्टेन्स पसंद किए। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई, उसने कहा कि एक कर्टेन की जो प्राइस है मान लो 500 रुपए। ठीक है, उसने बोला कि एक कर्टेन की जो प्राइस है वो 500 रुपए है। क्या बोला? 500 रुपए। आपने कहा ठीक है, लेकिन अंकल मुझे जो कर्टेन्स लेने हैं, एक मिनट ना, हाँ, एक कर्टेन्स की जो प्राइस है वो 500 रुपए। तो आपने बोला अंकल मुझे 10 कर्टेन लेने हैं। क्या बोला? आपने बोला कि मुझे 10 कर्टेन लेने हैं। तो उस अंकल ने बोला ठीक है, अगर आपको 10 कर्टेन लेने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो, 5000 बनेगा। तो आपने बोला नहीं। आपने क्या बोला शॉपकीपर से? कोई भी ये बोलता है ना भाई, थोक के भाव में ले रहे हैं, ज्यादा ले रहे हैं, कुछ तो डिस्काउंट दो, है ना, कुछ तो डिस्काउंट दो, बोला जाता है ना, थोक में ले रहे हैं कुछ तो डिस्काउंट दो। तो उसने कहा ठीक है, 500 का एक कर्टेन है, आप मेरे से 10 कर्टेन ले रहे हो, तो प्राइस क्या हो रही है? 5000 हो रही है। एक काम करो, इसके बदले आप मुझे 4800 रुपए दे दो। क्या बोला? 48 रुपए दे दो, 200 रुपए मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ। तो ये क्या है? आपने ज्यादा संख्या में माल खरीदा। क्या किया? आपने ज्यादा संख्या में माल खरीदा तो आपको डिस्काउंट मिला। ये जो 200 रुपए का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिला है ना, ये 200 रुपए का जो डिस्काउंट मिला है, ये ट्रेड डिस्काउंट है। और ये ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, ये कभी भी, ये कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है, क्या है? इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नीचे नहीं जाता, नीचे जाता तो इतना चला जाता है, पूछो मत। ठीक है, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, इसको बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ज्यादा मात्रा में खरीदने से व्यापार करने को, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना,
ये क्या किया जाता है, आपको डिस्काउंट दिया जाता है, वॉल्यूम डिस्काउंट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट क्या होता है भाई, आपने एक बायर को ना सेल किया था, मान लो, ठीक है, आप ये सेलर है, ठीक है, और सेलर ने बायर को जो सामान बेचा था वो मान लो बेचा था 30,000 का। अब बायर ने कहा था मैं पेमेंट कर दूंगा 15 डेज के बाद, ठीक है, आफ्टर 15 डेज में पेमेंट कर दूंगा। तो सेलर ने कहा कि बायर भाई साहब अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दोगे, बायर भाई साहब अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। अगर आप 10 दिन में पेमेंट कर दोगे तो मैं 1% का डिस्काउंट दे दूंगा, और अभी के अभी पेमेंट करोगे तो 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, क्या बोला, अगर विद इन 10 डेज पेमेंट कर दोगे तो 1% का डिस्काउंट दे दूंगा, और हाल के हाल कर रहे हो, अब भी हाल कर रहे हो, ठीक है, राइट नाउ अगर कर रहे हो पेमेंट तो मैं 2% का डिस्काउंट दे दूंगा। ये बोला सेलर ने। तो ये क्या है, पेमेंट को जल्दी रिसीव करने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, पेमेंट को जल्दी रिसीव करने के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। तो ये जो कैश डिस्काउंट होता है ना, इसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैसे, एज एक्सपेंसेस। इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं बुक में, एज एक्सपेंसेस, हम बुक में इसको रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते। चलो आओ क्या बोल रहा है देखो, trade discount and volume rebate received are not encompassed with the definition of revenue since they represent reduction of cost। ये revenue के definition से encompass नहीं होते, ये बेस क्या है, ये reduction of cost है। trade discount given should be deducted in determining the revenue। हम ये मान के चलते हैं कि भाई 5,000 का जो माल पर्दे बेचे थे, कर्टेन्स बेचे थे, उसके बदले जो आपको 4800 मिले, यही आपका रेवेन्यू है, यही आपका रेवेन्यू, हम ये मानते हैं। ठीक है, लेकिन कैश डिस्काउंट क्या है, शुड नॉट बी डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग द रेवेन्यू। रेवेन्यू को डिटरमाइन करते में इसको डिडक्ट नहीं करते। रेवेन्यू इज देयरफॉर रिकॉग्नाइज्ड एट ग्रॉस अमाउंट। रेवेन्यू को ग्रॉस अमाउंट पे ही रिकॉग्नाइज करते हैं, और कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करते हैं एज एक्सपेंस। इसको हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, एज एक्सपेंस व्हेन सेलर रिसीव द पेमेंट नेट ऑफ डिस्काउंट। जब सेलर रिसीव करता है पेमेंट नेट ऑफ डिस्काउंट। तो सीधी सी बात ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको सेल रिकॉर्ड करनी है, ठीक है, अगर आपको सेल रिकॉर्ड करनी है तो यहाँ पे मान लो आपको डिस्काउंट मिला 300 का, ठीक है, 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी उसने। तो अगर मैं आपको कहूँ कि भाई रिकॉर्ड करो एंट्री, तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, आप कैसे रिकॉर्ड, आप यहाँ पे सीधा सीधा लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कैश में हो गई एंट्री ना, सेल कर दिया मान लो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल या रेवेन्यू टू सेल। तो आप तो यहाँ सीधा सीधा 4800 से रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, यहाँ तो सीधे सीधा 4800 से रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूं तो आप क्या करोगे, यहाँ आप करोगे, क्या करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। आप तो रेवेन्यू कितने से रिकॉर्ड करोगे, रेवेन्यू तो आप 30,000 से ही रिकॉर्ड करोगे, ठीक है ना, रेवेन्यू तो आप 30,000 से ही रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जब आपको कैश मिलेगा तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, टू डेटर। आप ये हो गए भाई कैश अकाउंट से मुझे कितना मिला, डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 300 का मिलेगा ना। तो 30,000 में से 300 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30,000 में से 300 घटाओगे तो बचेगा 29,700। तो आपको गए कैश में मिल गए मुझे 29,700, 300 का डिस्काउंट, डेटर का अकाउंट खत्म 30,000। ठीक, और इस डिस्काउंट को क्या करोगे, इस डिस्काउंट को पीएनएल में ट्रांसफर कर दोगे। एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, इसको आप ट्रांसफर कर दोगे पीएनएल के अकाउंट। तो ये आपकी कंप्लीट एंट्री बचेगी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू जो आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, जो रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ है वो कितने का किया हुआ है, रेवेन्यू आपने जो रिकॉग्नाइज किया वो पूरा का पूरा 30,000 का रिकॉग्नाइज किया है ना। और आपने 300 का ये पीएनएल में डिस्काउंट को एज ए एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट के केस में आप रेवेन्यू ही डायरेक्ट 4800 का रिकॉर्ड करोगे, और ट्रेड डिस्काउंट को आप कहीं भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ओके। कंसाइनमेंट सेल के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, तो आई डोंट थिंक इसको फिर से बताने की जरूरत है।
फिर भी कहो तो एक बार मैं कंसाइनमेंट सेल बता देती हूँ। कंसाइनमेंट सेल के केस में क्या होगा, कंसाइनमेंट सेल के केस में क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है। कंसाइनमेंट सेल में मिस्टर ए है, ये कंसाइनर है, ठीक है ना, ये क्या है, कंसाइनर है, ठीक है। ये मिस्टर बी जो है इनके, ये मिस्टर बी को सामान बेचते हैं, ये कंसाइनी है। और मिस्टर बी जो है वो क्या करते हैं, वो आगे माल बेचते हैं कस्टमर को। वो आगे क्या करते हैं, वो आगे माल बेचते हैं कस्टमर को, ठीक है। अब मान लो मिस्टर बी ने कस्टमर को 10,000 का माल बेचा, तो ये जो 10,000 मिस्टर बी को रिसीव हुए, जो 10,000 मिस्टर बी को रिसीव हुए, ठीक है, ये कंसाइन, ठीक है, ये मिस्टर बी की सेल नहीं है। पहली चीज हो, दिस इज नॉट अ सेल ऑफ मिस्टर बी, मिस्टर बी की सेल नहीं है। दिस इज नॉट अ सेल ऑफ मिस्टर बी, ठीक है, ये मिस्टर बी की सेल नहीं है। पहली बात, ये सेल किसकी है, ये सेल है मिस्टर ए की। किसकी सेल है, मिस्टर ए की सेल है ये, राइट। अब बात आती है तो फिर मिस्टर बी की सेल क्या होगी, मिस्टर बी का रेवेन्यू क्या होगा। भैया मिस्टर बी को ये जो सेल करी है ना, इस सेल पर क्या मिलेगा, इससे मिलेगा कमीशन। मिस्टर बी को इस सेल पे क्या मिलेगा, कमीशन। कितना कमीशन मिलेगा, मान लो 10% मिलता है, तो 10,000 का 10% मिस्टर बी को क्या मिल जाएगा, कमीशन, यानी कि 1,000 रुपए। उसी तरीके से ये जो ये जो गुड्स ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पे जो मिस्टर ए कंसाइनर ने मिस्टर बी को यहाँ पे जो गुड्स ट्रांसफर किया ना, यहाँ पे जो गुड्स ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ये जो गुड्स ट्रांसफर है, इसको भी आप सेल कंसिडर नहीं करो, ये भी सेल नहीं है। भाई मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफर किए ताकि वो आगे सेल कर सके, है ना। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स ट्रांसफर किए ताकि वो आगे गुड्स सेल कर सके, इसीलिए करे ना सेल, मतलब गुड्स ट्रांसफर। तो ये तो सेल नहीं है, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच सेल नहीं हुई है। फाइनल सेल मिस्टर बी करेंगे कस्टमर को, लेकिन जो उससे जो पैसा मिलेगा सामान का, ये सेल मिस्टर ए की मानी जाएगी, ठीक है। और मिस्टर बी की इनकम ये कमीशन इनकम होगी। तो देखो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए आइए, अरे भाई सरक जा, चलो ठीक है। A consignment sale is a sale where delivery is made where a recipient undertake to sell the goods। यहाँ पे recipient कौन था, मिस्टर बी था, ठीक ना। recipient कौन था, मिस्टर बी है ना, मिस्टर बी। recipient undertakes to sell the goods on behalf of the consigner। consigner कौन है, मिस्टर ए। In such cases, revenue should not be recognized until the goods are sold to the third party। रेवेन्यू को आप तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे जब तक वो थर्ड पार्टी को नहीं बेच दिया जाता माल। जैसे कि मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया था, इस एग्जांपल में ठीक है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, ठीक है, इस एग्जांपल में यार मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो गुड्स ट्रांसफर किया है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो गुड्स ट्रांसफर किया है ना। मान लो अगर ये गुड्स 1,00,000 का था, ठीक है, ये जो गुड्स ट्रांसफर किया गया वो 1,00,000 का था, ठीक है, तो इसको सेल नहीं मानोगे। दिस इज नॉट अ सेल, दिस इज नॉट ए सेल। ये क्या है, ये सिंपली ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। कंसाइनर कंसाइनिंग को गुड्स ट्रांसफर करा है। सेल कहाँ हुई, सेल तभी हुई जब मिस्टर बी, क्योंकि क्या है, रिसिपेंट है, इन्होंने थर्ड पार्टी फाइनल कस्टमर को माल भेजा, तब सेल हुई। यही बात वो बोल रहा है पूरा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो आपने कंसाइनमेंट सेल भी देख ली। अब बात आती है इसके डिस्क्लोजर की। तो डिस्क्लोजर में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ इतना ही डिस्क्लोज करना होता है कि कब आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया है या रेवेन्यू रिकॉग्निशन में डिले हुई है, तो वही आपको डिस्क्लोज करना होता है। बस इतना सही डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। अब बात आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब बात आती है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 से आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पहला मैंने हमेशा बोला है, सिग्निफिकेंस ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नीचे आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन की लिस्ट बता देती हूँ जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या हमेशा से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहला, सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है प्रोविजंस relating to revenue recognition as per accounting standard 9। भैया प्रोविजंस बताओ रेवेन्यू रिकॉग्निशन के एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। डिफाइन रेवेन्यू एज पर AS 9, या रेवेन्यू की डेफिनेशन बताओ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। लिस्ट आउट the area where accounting standard 9 is not applicable। जिसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट, हायर परचेज, गवर्नमेंट ग्रांट, इंश्योरेंस, वहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 नहीं लगता, ये पूछा जा सकता है। ठीक, और मुझे लगता है इस चैप्टर से आपसे अगर कुछ पूछा जाएगा तो क्वेश्चन बनाना चाहे तो पूछ सकता है कि प्रोविजंस बताओ रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिलेटेड टू रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है ना, एक्सप्लेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। देखो अब यहाँ पे ना आपके लिए एक चीज जो है जो प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं, या आपको प्रॉब्लम लग सकता है आंसर राइटिंग में। आप ये कहोगे मैडम आपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन में इतने सारे पॉइंट बता दिए, इस केस में कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, उस केस में कैसे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा। मैंने डेफिनेटली आपको बताया है, बहुत सारी चीजें बता दी हैं। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि प्रोविजंस बताओ रिलेटिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, तो इसमें हम आंसर्स में क्या लिखेंगे। देखो इस पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का दो ही कंसर्न है ना, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है और कितना रिकॉर्ड करना है, यही है ना कंसर्न। ठीक है, तो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है और कितना रिकॉर्ड करना है, इसका आंसर यही देता है रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, कोई भी सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी ना हो रिलेटिंग टू रिसीविंग ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, ये पॉइंट इसका पूरे अकाउंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड प्रोविजंस लिखने को आएंगे तो आप ये दो पॉइंट एलोबरेट करोगे। ठीक है, इन दो पॉइंट पे आप आंसर्स लिखोगे। राइट, आई होप आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्लियर हो चुका होगा, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इसमें लास्ट में ना कुछ टॉपिक्स या कुछ पॉइंट जैसे कि रह गए हैं, मैंने ये आपको नहीं बताए हैं। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ खास इसमें लगा नहीं, मुझे लगता नहीं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है इतना। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आया कि क्या बोल दिया गया है, ठीक है, तो मैं इसके लिए क्लास लेके आ जाऊंगी और आपको क्लास में स्पेसिफिकली समझा दूंगी। बस उसमें ये बताया कि अगर अनसर्टेनिटी हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो जब भी अनसर्टेनिटी है रेवेन्यू रिकॉग्निशन में तो हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, चलिए इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी क्या पड़ता है, हेडिंग भी मैं दिखा दूं वरना आप कहोगे ये हेडिंग तो दिख ही नहीं रही है मैडम, ये थी परेशान करने में लगा है ना। इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू रिक्वायर्स दैट रेवेन्यू इज मेजरेबल, रेवेन्यू क्या हो, मेजरेबल हो, एंड एट
एंड दैट एट द टाइम ऑफ सेल, सेल ऑफ के टाइम पे रेवेन्यू मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है। और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, या तो सेल करो तो सेल के टाइम पे, सर्विस प्रोवाइड करो तो सर्विस के टाइम पे रेवेन्यू मेजरेबल होना चाहिए। इट वुड नॉट बी अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट अल्टीमेट कलेक्शन, और आपके पास कोई भी अनरीजनेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी हो सकती है। दूसरा, where ability to assess ultimate collection with reasonable certainty is lacking at the time of raising any claim। भाई आपको एक बिल जनरेट करना है, ठीक है, और बिल जनरेट करके पैसा मांगना है, लेकिन रीजनेबल सर्टेनिटी नहीं है कि मैं क्या क्लेम करूं। क्यों? क्योंकि आपको उसमें एस्केलेशन ऑफ प्राइस लेना है, कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव लेना है, इंटरेस्ट लेना है। अब कई बार क्या होता है कि मान लो आपने कोई सर्विस ऐसी प्रोवाइड करी जिसके लिए आपने माल बाहर से मंगाया था, ठीक है, बाहर से आपने माल इंपोर्ट क्या है, नहीं, एक्सपोर्ट इंसेंटिव, मतलब आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करी, ठीक है, बाहर माल को क्या किया था, एक्सपोर्ट किया हुआ था, राइट, है ना। उसके लिए आप जब माल बाहर एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ इंसेंटिव देती है। अब उसके इंसेंटिव आने थे, कितना आना है, क्या आना है, नहीं पता। एस्केलेशन ऑफ प्राइस, कोई सर्विस प्राइस, कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपने डिसाइड करी थी, अब प्राइसेस को बढ़ाना है तो कितने परसेंटेज से बढ़ाऊं मैं, ये सबको लेके कुछ डाउट है। अगर ऐसा कोई डाउट है, आप क्लियर कट जो रेवेन्यू है, जो प्राइस है, उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर दोगे, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को पोस्टपोन कर दोगे टू द एक्सटेंट अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व। जब तक वो अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक इन्वॉल्व कर दोगे, क्या कर दोगे, उसको पोस्टपोन कर दोगे। बहुत बेहतर एग्जांपल है, बहुत बेहतर है कि आपने सर्विस प्रोवाइड करी थी, कुछ एक्सपोर्ट इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से आना था, अब एक्सपोर्ट इंसेंटिव जितना आता उतने से आप सर्विस कंसिडरेशन को कम करने वाले थे। अब क्या हुआ कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भैया एक्सपोर्ट का इंसेंटिव कितना आएगा, मामला कुछ फंसा हुआ है, ठीक है, कस्टम डिपार्टमेंट वाले कुछ क्लियर कर नहीं रहे हैं। तो भाई ऐसी कोई अनडाउट सिचुएशन है, किसी तरह की अनसर्टेनिटी है, तब तक के लिए आप उसको पोस्टपोन कर दोगे, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, देखो आगे क्या कह रहा है, पढ़ लेना पूरा, मैं बता रही हूँ, ज्यादा कोई पढ़ पानी है। When uncertainty relating to collectibility arises subsequent to the time of sale, मैंने आपको एग्जांपल दिया था भाई, मिस्टर बी की अच्छी खासी मार्केट पोजीशन थी, रिलेशन थे, सब कुछ थे, लेकिन अभी अभी मार्केट में बात चल रही है कि मिस्टर बी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, मिस्टर बी की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, ठीक है। तो जब सेल आपने की थी उस वक्त सब ठीक था, बट अचानक से कुछ सिचुएशन ऐसी बनी कि मिस्टर बी की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। अब आपको डाउट हो रहा है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू कलेक्टिबिलिटी अरेजेस सब्सिक्वेंट टू द टाइम ऑफ सेल, टाइम ऑफ सेल के बाद अनसर्टेनिटी आ गई। So it is more appropriate to make separate provision to reflect the uncertainty rather than to adjust the amount of revenue originally recorded। ठीक है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, एग्जांपल दिया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सेल की हुई थी ना, की थी। मिस्टर बी मार्केट में अच्छा खासा बिजनेस था, पुराने कस्टमर थे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं था, ठीक है। तो जब सेल करी थी उसी वक्त मिस्टर बी ने क्या किया, क्योंकि मिस्टर को पूरी रीजनेबिलिटी थी कि पैसा मिल जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था, ठीक है ना, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया था, क्या कर लिया था, रेवेन्यू रिकॉर्ड किया था। अब बाद में ऐसा लग रहा है कि भाई मिस्टर बी से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कंडीशंस ऐसी बनती जा रही हैं सब्सिक्वेंट, तो आप क्या करोगे, आप इस रेवेन्यू के अमाउंट को नहीं छेड़ोगे। आपने अगर रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ था 30,000 का, तो उसे 30,000 रिकॉर्ड रहने दोगे। आप इसके अगेंस्ट में ना एक प्रोविजन कर लोगे, क्या करोगे, प्रोविजन बना लोगे, ठीक है, एक प्रोविजन बनाओगे और उस प्रोविजन को रिकॉर्ड कर लोगे। मान लो आपने इसके अगेंस्ट 30,000 का प्रोविजन कर लिया कि आपको लग रहा है भैया पूरा का पूरा पैसा डूबेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो रेवेन्यू को अलग दिखाओगे और उसके अगेंस्ट प्रोविजन को अलग दिखाओगे, ये बोल रहा है। ये पॉइंट डबल बार पेस्ट हो गया। एन एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन रेवेन्यू इज दैट कंसिडरेशन इज रिसीवेबल फॉर सेल, रेंडरिंग ऑफ सर्विस और यूज बाय अदर्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज इन डिटरमिनेट व्हेन सच कंसिडरेशन इज नॉट डिटरमिनेड विद रीजनेबल टाइम लिमिट, रेवेन्यू इज रिकॉग्निशन इज पोस्टपोन्ड। वही पॉइंट है, फिर से पढ़ना। एसेंशियल क्राइटेरिया जो है रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू के लिए, कंसिडरेशन रिसीविंग, चाहे वो सेल ऑफ गुड्स से आए, रेवेन्यू ऑफ सर्विस से आए, किसी के लिए आए, वो डिटर्मिनेबल हो, डिटरमाइन कर सको। अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हो तो आप पोस्टपोन कर दो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें नहीं है, आप इसको पढ़ लेना, बिल्कुल समझ आ जाएगा, वेरी सिंपल। इसी के साथ हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंप्लीट होता है।
यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट लिस्ट दे दी है। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे, आप उस नंबर जो फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, क्वेरीज भेज सकते हैं। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है जहाँ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ थ्योरी के, आप मेरे से गारंटी ले लीजिए एग्जाम में आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो प्लीज इन क्वेश्चन की आंसर राइटिंग जरूर कर लीजिए। आप मेरे से ये कहेंगे कि मैडम आप ही आंसर्स बनाकर दे दीजिए, मैं आंसर्स बना के दे सकती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इट्स बेटर कि आप खुद आंसर राइटिंग करें, क्योंकि अगर आप खुद आंसर राइटिंग करेंगे तो आप एक बार जरूर इस थ्योरी पोर्शन से गो थ्रू करेंगे और आप इसके टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को ज्यादा बेहतर पढ़ेंगे, क्योंकि 150 वर्ड के आंसर को रट्टा मार के लिखने का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, समझ लेंगे बहुत बेहतर रहेगा। एक बार आंसर राइटिंग कर लेंगे आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, वर्ड्स को घुमाना फिराना सीख लेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। तो प्लीज आंसर राइटिंग कर लीजिए। मैं आंसर्स प्रोवाइड नहीं करूंगी बट मैं आंसर्स रिव्यू जरूर कर दूंगी आपके लिए कि आपको कौन से पॉइंट इसमें और इंक्लूड कर लेने चाहिए। और मेरा कहना यह है कि 50 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हमेशा थ्योरी क्वेश्चंस आए हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो प्लीज इनकी आंसर राइटिंग कर लीजिए। और आपको पता है कि स्पेसिफिकली इसी तरह के क्वेश्चंस बना रहा है यूपीएससी बोर्ड आपके लिए, तो क्यों ना आप उस तरह के आंसर्स को अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस कर लें। और इस सब्जेक्ट को एज ए ऑप्शन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लिमिटेड आपके पास सिलेबस है, बहुत कन्फाइंड सिलेबस है। सिलेबस में ज्यादा चेंजेस नहीं होते टाइम टू टाइम, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते। ठीक है, बाकी सब सिलेबस की तरह। और बहुत ब्रॉड नहीं है, मतलब इतना नहीं है कि बिल्कुल इसको मैं कहूँ करंट वर्ल्ड से एकदम ही रिलेट करके आपके लिए कोई अजूबा सा क्वेश्चन बना दे, जो कि बाकी सब्जेक्ट में बहुत पॉसिबल होता है। ठीक है, तो प्लीज इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करें। आपके लिए ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दें। कल मिलेंगे एक नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है और उससे तो क्वेश्चंस भी आए हैं, आई होप सो उससे क्वेश्चंस आए हैं, तो उस क्वेश्चन को मिलेंगे। एंड उसके बाद हमारे 2 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, 2 या 3 जो प्योरली थ्योरी पे जाने वाले हैं। उसके बाद हमारी क्लासेस जो होंगी वो प्रैक्टिकल मोड पर आ जाएंगी, हम क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अमलगमेशन है और अमलगमेशन से क्वेश्चंस भर भर के आए हैं, एब्जॉर्प्शन से क्वेश्चंस भर भर के आए हैं, तो वहां हम जर्नल एंट्रीज वगैरह सब सीखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, मिलते हैं कल नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगेन अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है आप नीचे दिए गए संपर्क नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डाउट्स मैं अपनी तरफ से चाहती हूँ कि एक एक पॉइंट क्लियर हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाता, तो प्लीज लाइव क्लासेस में जुड़िए, वहां पे आपके वो भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, राधे राधे।